नमस्कार दोस्तों, यूसीसी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। टॉप एमसीक्यूज क्लास में अगली अपनी जो क्लास है आज फोर्थ क्लास, इसका ये क्वेश्चन आपके सामने है। और पहला क्वेश्चन यहाँ से है कि निम्नलिखित में से किसने किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसको बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया। दोस्तों, यहाँ से उद्देश्य प्रस्ताव की बात की जा रही है। उद्देश्य प्रस्ताव की अगर मैं बात करूं तो संविधान में 13 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई, इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। और इस उद्देश्य प्रस्ताव पर संविधान सभा के सदस्यों में 19 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सदस्यों में क्या हुई थी? बहस हुई थी। संविधान सभा के सदस्यों में बहस हुई थी। इसके बाद दोस्तों यहाँ 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के सदस्यों ने उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया? उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया दोस्तों। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। और वही उद्देश्य प्रस्ताव फिर प्रस्तावना के रूप में अपने संविधान के अंदर इंक्लूड है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र के लिए दो सबसे आवश्यक अधिकार कौन से हैं? लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र का मीन्स आप जानते हो, लोगों का तंत्र है। लोगों का तंत्र मतलब लोगों का शासन। और भारत में जो लोगों का शासन है वो प्रत्यक्ष न होकर दोस्तों क्या है? अप्रत्यक्ष है। भारत में जो लोकतंत्र है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। जबकि मैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अगर बात करूं तो विश्व में प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है वो स्विट्जरलैंड के अंदर है दोस्तों। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। जिस स्विट्जरलैंड को आप लोकतंत्र या प्रजातंत्र का क्या कहते हैं? घर कहा जाता है। यहाँ से लोकतंत्र के दो अहम आवश्यक या महत्वपूर्ण अधिकारों की बात कर रहा है, जिनमें देखो समानता, स्वतंत्रता, समानता, शोषण, स्वतंत्रता, निवारक निरोध, शोषण और निवारक निरोध। यहाँ से अगर महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें ना तो अपने महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे, एक तो समानता और एक होगा स्वतंत्रता। यहाँ से समानता और स्वतंत्रता लोकतंत्र के लिए तो महत्वपूर्ण अधिकार हैं। जब में हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक तो समानता का अधिकार है और अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक आपका कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार है। तो यहां से इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने की एक शर्त नहीं है? दोस्तों, यहां से जो बात हो रही है वो संविधान के 81 अनुच्छेद जो 81 है, इसमें कहा गया कि जो राष्ट्रपति है वो राज्यसभा में 12 सदस्य नॉमिनेट करेगा, 12 सदस्य मनोनीत करता है। और ये जो 12 सदस्य जो मनोनीत करेगा ना, उनकी जो क्वालिफिकेशन यहाँ बताई गई है, उनकी जो योग्यता बताई गई है, उनकी योग्यता है कि वो एक तो साहित्य के क्षेत्र में प्रवीण हो या विज्ञान के क्षेत्र में हो। इनके अलावा बताया गया है कला के क्षेत्र में भी हो। और चौथा जो बताया है दोस्तों, वो बताया है समाज सेवा। वो बताया है क्या? समाज सेवा। तो राष्ट्रपति जो 12 सदस्य मनोनीत करता है उसके लिए आपको एक तो याद रखना है साहित्य का क्षेत्र, एक याद रखना है विज्ञान का क्षेत्र, एक याद रखना है कला का क्षेत्र, और चौथा जो क्षेत्र आप याद रखोगे
वो याद रखोगे समाज सेवा। कई बार क्या है, आपको ऐसा मिल जाता है खेल, दोस्तों खेल को शामिल नहीं किया गया, क्योंकि खेल कला जो है, इस कला के अंदर ही किसको शामिल कर लिया गया है, खेल को शामिल कर लिया गया है। इसलिए यहां से जो इसका जवाब रहेगा, वो जवाब रहेगा वाक्पटुता, कि वाक्पटुता का कोई यहाँ आधार नहीं रखा गया। और ये जो 12 सदस्य हम मनोनीत करते हैं, ये मनोनीत करने का जो हमने प्रावधान अपनाया है, वो बच्चों आयरलैंड के संविधान से अपनाया है। वो कौन से संविधान से अपनाया गया है, आयरलैंड के संविधान से ये सिस्टम अपनाया गया है। आयरलैंड के संविधान से ही राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति अपनाई गई है। आयरलैंड के संविधान से ही राष्ट्रपति का महाभियोग है। आयरलैंड से ही भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व भी अपनाए गए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये है आपका अगला क्वेश्चन यहां से, और ये है संघ की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित है। तो देखो संविधान का जो अनुच्छेद 53 है, इस अनुच्छेद 53 में क्या बताया कि भारत में जो राष्ट्रपति है, इस राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्ति निहित तो होती है। भारतीय राष्ट्रपति में कार्यपालिका की शक्ति निहित होगी, तो ये कार्यपालिका शक्ति की ही बात कर रहा है, तो यहां से इसका जवाब होगा राष्ट्रपति होगा। अब ये कार्यपालिका की शक्ति भी देखो, एक तो होती है नाम मात्र की, एक तो नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति है, ये तो राष्ट्रपति में होती है। एक यहां से होती है वास्तविक, और ये वास्तविक जो कार्यपालिका शक्ति है, ये किसमें निहित तो होती है, ये प्रधानमंत्री में निहित तो होती है। किसमें होती है, प्रधानमंत्री में। तो यहां से इसका जवाब राष्ट्रपति हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चले, तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि भारत का चुनाव आयोग पहली बार कब बहुसदस्यीय आयोग बना। कि जो भारत का चुनाव आयोग है, भारत का निर्वाचन आयोग है, ये पहली बार बहुसदस्यीय आयोग कब बना। तो देखो इसकी अपन चर्चा करें तो भारत में 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन होता है, और 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। इसीलिए एक तो अपन 25 जनवरी को प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाते हैं, मतदाता दिवस मनाते हैं। ये जो मतदाता दिवस मनाते हैं, इसका भी पहला क्वेश्चन तो यही है कि ये मतदाता दिवस हमने मनाने की जो शुरुआत की है, वो कब से की है, 2012। पहला मतदाता दिवस 2012 में मनाया, जबकि मतदाता दिवस मनाने की जो ये घोषणा हो गई थी, घोषणा बच्चों 2011 में ही हो गई थी। घोषणा 2011 में हो गई कि 25 जनवरी को प्रतिवर्ष मतदाता दिवस मनाएंगे, और ये मतदाता दिवस मनाया गया था सबसे पहले 2012 में मनाया गया था। ठीक है, यहां से हमने बात की कि ये 25 जनवरी 1950 को भारत में निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। तो 1950 में जो निर्वाचन आयोग का गठन हुआ, इस समय सदस्य संख्या कितनी थी, केवल एक सदस्य था। निर्वाचन आयोग में केवल एक ही सदस्य हुआ करता था, और भारत का पहला निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन को बनाया गया था। इस समय भारत का पहला जो निर्वाचन आयुक्त है, वो आपका सुकुमार सेन बना था। कौन बना था पहला निर्वाचन आयुक्त, सुकुमार सेन पहला निर्वाचन आयुक्त था। तो 50 में केवल एक सदस्य आयोग था। लेकिन बात करें 1989 में दोस्तों आयोग कर दिया गया 1+2 = 3 सदस्यीय। तो पहली बार आयोग बहुसदस्यीय कब बना, 1989 में बना था। 1989 के अंदर बहुसदस्यीय आयोग बना तो दिया। यहां से 16 अक्टूबर 1989 को 3 सदस्य की बात तो हो गई, लेकिन 1 जनवरी 1990 को आयोग को वापस क्या कर दिया, वापस 1 सदस्य ही कर दिया। इसका मतलब 1950 से लेके 89 तक आयोग में केवल 1 सदस्य आयोग रहा है,
89 से 90 के मध्य 3 सदस्यीय आयोग रहा है, और यहाँ 90 से लेके दोस्तों 93 तक ये 1 सदस्यीय आयोग रहता है, और फिर वापस 1993 के अंदर इसको 1+2 बराबर 3 सदस्यीय आयोग कर दिया गया है। जो 93 से लेके वर्तमान तक अपन बात करें तो 93 से लेके वर्तमान की कंडीशन क्या है, 3 सदस्यीय आयोग है वर्तमान में। तो सबसे पहले तो ये 50 में 1 सदस्य था, 89 में इसको बहुसदस्य किया गया है, फिर वापस 90 तक रहा, 90 में सुप्रीम कोर्ट ने वापस इसको क्या कर दिया, 1 सदस्य कर दिया, और 90 के बाद में 93 के अंदर वापस इसे क्या किया गया है, 3 सदस्य आयोग कर दिया, और 93 से लेके वर्तमान तक ये आयोग क्या है, 3 सदस्य आयोग है। अगर यहां से बात करें तो संविधान का अनुच्छेद 324 से लेके 329 तक भारत में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। अनुच्छेद 324 से लेके 329 तक भारत में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। और ये संविधान की बात करें ना तो ये संविधान का यहाँ दोस्तों भाग 14 आता है। संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 324 से लेके 329 तक आपके निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। ठीक है, यहां से देखो एक बात अगर आप और देखिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है कि 25 जनवरी 1950 को आपने निर्वाचन आयोग का गठन किया, जबकि भारत का संविधान आप लागू करते हो 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को लागू कर रहे हो, उससे पहले आपने क्या कर दिया, भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कर दिया। क्योंकि बच्चों बात ऐसी है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को जो देश का संविधान बन के तैयार हुआ, उस संविधान के अंदर 16 अनुच्छेद हमने क्या कर दिए थे, लागू कर दिए थे उस दिन। और जो 16 अनुच्छेद लागू किए थे, उसी 16 अनुच्छेदों के अंदर एक अनुच्छेद कौन सा भी लागू किया था, अनुच्छेद 324 भी हमने लागू कर दिया था। इसलिए ये संविधान लागू होने से पहले ही भारत में किसका गठन हो गया है, निर्वाचन आयोग का गठन हो गया है। ठीक है, यहाँ 93 के अंदर जो 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया था ना, तो इसके लिए जो एक समिति गठित हुई थी, वो दिनेश स्वामी समिति गठित हुई है। दिनेश स्वामी समिति गठित हुई थी, और इसी दिनेश स्वामी समिति के तहत वापस आयोग को 1993 के अंदर क्या किया गया है, बहुसदस्यीय आयोग किया गया था। तो यहां से अपना जो जवाब हो जाएगा क्या, 1989। अगर पूछ लिया जाए कई बार कि भारत का निर्वाचन आयोग क्या संवैधानिक आयोग है, तो आपके सामने है कि भारत का ये संवैधानिक आयोग है, संवैधानिक आयोग भी है, और इसके साथ ये स्वतंत्र आयोग भी है। स्वतंत्र का मतलब क्या, स्वतंत्र आयोग का मतलब होता है जिसके ऊपर सरकार का कोई प्रभाव नहीं पड़े। सरकार परिवर्तन हो उसकी जगह सरकार अपनी जगह परिवर्तन हो रही है, उधर आयोग के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कि भारत के अंदर न्यायपालिका अपने आप में क्या है, स्वतंत्र है, वैसे ये निर्वाचन आयोग भी अपनी स्वतंत्रता के ऊपर पूरा काम करता है। इसलिए निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक आयोग है, निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र आयोग है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहां से कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को त्यागना भारतीय संविधान में एक है, बोला तो नीति निदेशक सिद्धांत है, मौलिक अधिकार है, या फिर मौलिक कर्तव्य है, या फिर कोई सामाजिक नैतिकता है। तो यहां से देखो सार्वजनिक संपत्ति और अगर हिंसा की बात करें तो संविधान के अंदर 9 नंबर का कर्तव्य आता है। कितने नंबर का कर्तव्य आता है, ये संविधान में 9 नंबर का कर्तव्य है। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा मौलिक कर्तव्य, जो भारतीय संविधान में आपने कहां से अपना रखे हैं, रूस से अपना रखे हैं। बोला तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था, आपने 42वां संशोधन 1976 किया, बोला कितना कर्तव्य जोड़ा, बोला 10 कर्तव्य जोड़ दिया। बोला बाद में आपने 86वां संशोधन 2002 किया, बोला कितना 11वां कर्तव्य जोड़ दिया, बोला 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलवाना उनके माता पिता अभिभावक संरक्षक का क्या होगा, दायित्व होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में
किसी भी कार्य को करने के लिए जो गणपूर्ति कोरम हेतु सदस्यों की न्यूनतम आवश्यक संख्या कितनी होगी? तो चाहे वो लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे आपका विधानसभा हो, विधान परिषद हो, किसी भी प्रकार का आपका सदन हो भारत में, चाहे सुप्रीम कोर्ट की बैठक के लिए बात की जाए, अगर गणपूर्ति की बात की जाए तो गणपूर्ति हमेशा जितनी टोटल सदस्य संख्या हुआ करती है उस संख्या का 1/10 होता है, 1/10वां भाग हुआ करता है गणपूर्ति में। तो यहाँ से देखो सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 5वां भाग है, सदस्यों की संख्या की कुल संख्या का 1/3 है, सदन के कुल संख्या का 1/4 है, और सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग है। तो यहाँ से इसका उत्तर हो जाएगा। और अगर बात करें संविधान के अनुच्छेद की, तो ये संविधान के अनुच्छेद 100 में ऐसी बात की गई है। लोकसभा राज्यसभा के गणपूर्ति की बात जो है वो संविधान के अनुच्छेद 100 में हुई है। अगले क्वेश्चन पर चले अपन। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो देखो 21 वर्ष से 18 वर्ष की बात करें ना, 21 वर्ष जो आयु है ये मूल संविधान के अंदर थी आपकी, ये मूल संविधान में थी। 18 वर्ष जो की गई है, 61वां संशोधन किया गया था 1989 में। और इस समय देश के प्रधानमंत्री जो थे वो पीएम कौन थे इस समय देश के? राजीव गांधी। राजीव गांधी की सरकार में ये संशोधन हुआ है और उसी संशोधन से ये जो मतदान की आयु है वो 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। यहां से उत्तर हो जाएगा 1989 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो ईडब्ल्यूएस है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से संबंधित लोगों को कितना प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाले 103वें संवैधानिक संशोधन की वैधता को बरकरार रखा? तो यहां से देखो क्या है कि जैसे आपका अनुच्छेद 16(4) है दोस्तों, अनुच्छेद 16(4) में क्या बताया है? इसमें जाति के आधार पर आरक्षण की बात हुई है। इसमें किसके आधार पर है? जाति के आधार पर आरक्षण है। भाई अनुच्छेद 16 में आप पढ़ते हो लोक नियोजन में अवसर की समानता है, समानता है, लेकिन फिर भी आप 16(4) को पढ़ोगे तो वहां साफ साफ लिखा है कि जाति के आधार पर आरक्षण प्रदान किया जा सकेगा। और जाति के आधार से मतलब है जैसे मान लो SC, ST, OBC, इन वर्गों को जो सरकारी नौकरी में आज आरक्षण दिया गया है सरकार ने, वो अनुच्छेद 16(4) के अनुसार दिया है। तो यहाँ जो ईडब्ल्यूएस है, जो सामान्य वर्ग था, जो वर्ग था, इस सामान्य वर्ग में जो आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं, आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं, जिनको आपने ईडब्ल्यूएस नाम दिया, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन दिया, इस वर्ग में आने वाले लोगों को जो अलग से 10% जो आरक्षण प्रदान किया ना, वो संविधान का अनुच्छेद है 16(6). और ये 16(6) जो जोड़ा गया था वो 103वें संशोधन 2019 के द्वारा जोड़ा गया है। अब 103 संशोधन 2019 के द्वारा ये 16(6) जो जोड़ा गया और इस वर्ग को 10% जो आरक्षण दिया, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पे जो 10% आरक्षण दिया है उस 10% आरक्षण में कोई फेरबदल नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2022 में। उसको क्या रखा है? उसकी वैधता को क्या रखा है? बराबर रखा है। तो यहाँ से कितने प्रतिशत आरक्षण की बात हो रही है? 10% आरक्षण की। ये तो बच्चों नौकरियों में आरक्षण की बात करता हूं मैं 16(6). अगर मैं 15(6) की बात करूं ना, तो 15(6) भी आपका 103 संशोधन 2009 के अकॉर्डिंग ही 15(6) जोड़ा गया था। और यहाँ पे जो ईडब्ल्यूएस को जो 10% आरक्षण दिया है वो दिया था बच्चों किसमें? शिक्षा में। भाई कोई भी आज सरकारी कॉलेज में आप एडमिशन लेते हो तो वहां भी आपको आरक्षण मिलता है, वहां भी आपको SC, ST, OBC को 15(4) के अनुसार मिलता है।
और बाकी ईडब्ल्यूएस को जो आरक्षण वहां 15(6) के अनुसार, तो 15 में भी जो आरक्षण है 16 में भी आरक्षण है। 15 का आरक्षण शिक्षा में आरक्षण है। पढ़ाई के लिए जो आप एडमिशन लेते हो किसी भी सरकारी संस्था में, तो वहां पे एडमिशन में आरक्षण शिक्षा में होगा। और 16(6) में जो आरक्षण है वो आपका किस में है? नौकरियों में आरक्षण है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है यहां से, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के रूप में नहीं किया गया? 4 में से 3 तो ऐसे हैं जो मौलिक कर्तव्य हैं और एक ऑप्शन ऐसा है जो मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो यहां से शुरुआत करते हैं। सद्भावना को बढ़ावा देना। देखो, सद्भावना को बढ़ावा देना, भ्रातृत्व की भावना की बात हमने की थी, और भ्रातृत्व की जैसे ही भावना आए, समरसता की जैसे ही भावना आए, तो मैंने कहा था हाथ का पंजा याद रखना है, और हाथ का पंजा याद आएगा तो ये कितने नंबर का कर्तव्य था? ये 5 नंबर का कर्तव्य था। फिर मैंने कहा डिफेंस में जाओगे आप, और डिफेंस में जाके देश की सेवा करोगे, ये 4 नंबर का कर्तव्य था। डी मतलब 4 नंबर का कर्तव्य था। और फिर कहा कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करेंगे, मतलब उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, नहीं पहुंचाएंगे मतलब 9। तो ये 9 नंबर का कर्तव्य था। इसका मतलब ये तीनों कर्तव्य है, और बड़ों का सम्मान करना, ऐसा कोई कर्तव्य इंक्लूड नहीं है 11 कर्तव्यों के अंदर। तो यहां से इसका जवाब हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ें। तो अगला क्वेश्चन है आपका, अदालतों के किस विशेष आदेश का अर्थ है गिरफ्तार व्यक्ति को अदालत के समक्ष पेश किया जाना चाहिए? तो गिरफ्तार व्यक्ति को अदालत के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। ये भारतीय संविधान का आप अनुच्छेद 22 भी पढ़ते हो, जिसमें आप गिरफ्तारी निवारण पढ़ते हो। बोला 24 घंटे के अंदर अंदर आप जिस गिरफ्तार जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना जरूरी होता है। सबसे पहले गिरफ्तारी का कारण आपको बताना होता है, और फिर जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसे अपने कानूनी परामर्श के लिए कोई वकील करने की भी क्या होती है? स्वतंत्रता होती है। तो यहाँ से ये जो रिट जो जारी होती है सुप्रीम कोर्ट में, अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग 5 प्रकार की रिट जारी होती है, जिसमें एक तो परमादेश है, एक बंदी प्रत्यक्षीकरण है, एक उत्प्रेषण है, अधिकार परीक्षा है, और एक आपकी जो रह गई वो है प्रतिषेध है। तो यहां से जो रिट है वो अनुच्छेद 22 के अकॉर्डिंग जो रिट है वो कौन सी रिट होती है? गिरफ्तार व्यक्ति को अदालत के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। वो क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। यथा स्थिति यथा समय उसको उपस्थित किया जाना चाहिए। वो क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है। परमादेश क्या है? परमादेश का मतलब होता है मैं आदेश देता हूं। अगर कोई भी प्रशासनिक व्यक्ति अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है तो वहां सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो रिट जारी होती है वो कौन सी होती है? परमादेश आते हैं, परम आदेश होता है। अधिकार परीक्षा की अगर बात करें तो अधिकार परीक्षा के अंदर एक ही क्वेश्चन उठता है कि आप किस अधिकार के तहत इस पद का प्रयोग कर रहे हो। अगर कोई व्यक्ति किसी निर्वाचित पद या सरकारी पद का दुरुपयोग करता है, कोई भी सामान्य व्यक्ति है, गैर सरकारी व्यक्ति है, अगर वो किसी राजनीतिक या किसी भी सरकारी पद का दुरुपयोग कर रहा है तो उसे एक ही क्वेश्चन किया जाता है कि आप किस अधिकार के तहत इस पद का प्रयोग कर रहे हो। और उसके प्रति जो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती है वो रिट कौन सी होती है? अधिकार परीक्षा होती है। उत्प्रेषण और जो प्रतिषेध है, उत्प्रेषण और प्रतिषेध ये दोनों ही न्यायिक रिट है। इन रिटों का प्रयोग जो अधीनस्थ न्याय, जो ऊपर वाला न्यायालय है वो अपने अधीनस्थ न्यायालय के लिए करता है। उत्प्रेषण और प्रतिषेध दोनों ही रिटों का प्रयोग करता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला आपका क्वेश्चन यहां से है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को केवल किसके आधार पर हटाया जा सकता है? देखो, सुप्रीम कोर्ट का हो चाहे हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो, सबसे पहली बात तो है इनको पद से हटाने का जो अधिकार है वो देश की संसद को है। क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, केंद्र द्वारा होती है। मीन्स सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति 1 to 4
मतलब 124, और इसके न्यायाधीश की नियुक्ति जो होती है अनुच्छेद 217 के अकॉर्डिंग आपका राष्ट्रपति ही दोनों की नियुक्ति करता है। इसका मतलब नियुक्ति सेंटर द्वारा हो रही है तो हटाने का अधिकार भी सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है, इसलिए हटाने का अधिकार भी किसको है? संसद को। लेकिन ध्यान रखना, जब भी इनको हटाया जाता है, अगर किसी न्यायाधीश को हटाया जाएगा तो अगर ये मामला बच्चों राज्यसभा प्रारंभ करता है ना, तो राज्यसभा के अंदर कम से कम कितने सदस्यों का प्रस्ताव? 50 सदस्य का। अगर ये लोकसभा ये पहल कर रही है, लोकसभा इन सदस्यों को हटाने की बात कर रही है, तो यहाँ कोई बहुमत नहीं, यहाँ तो सदस्य संख्या फिक्स की गई है कि राज्यसभा हटाए तो 50 सदस्य फिक्स होने चाहिए, लोकसभा हटाए तो 100 सदस्य। अब मान लीजिए कि लोकसभा हटा रही है, पहल लोकसभा कर रही है, तो लोकसभा के ये 100 सदस्य अपना एक प्रस्ताव किसको देंगे? अपने सदन के सभापति को देंगे, अपने सदन के सभापति को दिया जाएगा, मीन्स लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर को दिया जाएगा। स्पीकर के पास ये प्रस्ताव भेजेंगे कि इस न्यायाधीश को हम हटाने के लिए प्रस्ताव ला रहे हैं। अभी यहां से स्पीकर क्या करेगा? स्पीकर इनकी जांच के लिए 3 सदस्यों की एक समिति गठित करता है दोस्तों। ये 3 सदस्यों की एक समिति गठित करेगा और ये 3 सदस्य इस बात की जांच करेंगे कि वास्तव में ये जो मामला उठाया गया है इस न्यायाधीश के ऊपर वो सही है या गलत है। अगर वो न्यायाधीश दोषी है तो ये सदन में जो ये कार्यवाही है ये अब शुरू होगी, वो स्पीकर के आदेश पर होगी। स्पीकर अब सदन को आदेश देगा कि अब आप लोकसभा के अंदर इसको हटाने के लिए यहाँ से आप प्रक्रिया शुरू कर सकते हो। और उसके बाद में जब दोनों सदनों में प्रक्रिया पूर्ण हो जाए और प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद में राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाए तो उसके बाद में न्यायाधीश को हटा हुआ माना जाता है। न्यायाधीश की जो हटाने की प्रक्रिया है वो महाभियोग न होकर महाभियोग जैसी प्रक्रिया बोलते हैं, क्योंकि तो महाभियोग प्रक्रिया से हटाने का अधिकार भारतीय संविधान में केवल और केवल किसको है? राष्ट्रपति को। तो यहां से हटाएंगे क्यों? हटाने का देखो मामला क्या है कि ज्ञान की कमी हो, ऐसा कोई संवैधानिक मामला नहीं है। संविधान का अनादर हो, ऐसी भी कोई उल्लेख नहीं है। हत्या के आरोप हो, ऐसा भी कोई नहीं है। सिद्ध दुर्व्यवहार व अक्षमता साबित हो, उसके ऊपर सिद्ध दुर्व्यवहार और संविधान के प्रति अक्षमता कदाचार साबित होता है, तभी उसके ऊपर यह प्रक्रिया लाई जाती है। तो यहां से इसका जवाब हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन अपने सामने है कि संसदीय प्रणाली के तहत भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली है उसकी बात कर रहा है, तहत राष्ट्रीय स्तर पर सरकार कौन चलाता है? तो संसदीय शासन प्रणाली में तो सरकार कौन चलाती है? यहां संसदीय शासन प्रणाली के अंदर देखो, एक तो मंत्री परिषद होती है, मंत्री परिषद होती है, और मंत्री परिषद का जो मुखिया है वो मंत्री परिषद का मुखिया यहाँ कौन हुआ करता है? पीएम होता है। इन्हीं की सरकार होती है और ये सरकार मिलकर ही देश का क्या करती है? संचालन करती है। तो राष्ट्रपति और मंत्री परिषद, राष्ट्रपति और मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, यहां से ये ऑप्शन हो जाएगा इसका, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, क्योंकि देश के अंदर प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद ही मिलकर देश का संचालन करते हैं संसदीय शासन प्रणाली के अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के संबंध में, उच्च न्यायालय मीन्स हाई कोर्ट की बात कर रहा है, हाई कोर्ट की के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 4 जो कथन है उनमें से 3 कथन तो हाई कोर्ट से संबंधित रहेंगे, तो एक कथन है जो सही नहीं है। तो मैं बात करें कि यह निचली अदालतों से अपील की सुनवाई कर सकता है, बिल्कुल सही बात है कि हाई कोर्ट है, अगर कोई जिला कोर्ट की कोई मामला जाता है तो उसकी सुनवाई करेगा, सही है ये बात भी। यह राज्य के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मामलों की सुनवाई कर सकता है, राज्य के अधिकार क्षेत्र में आने वाले की भी करेगा। यह भारत के राष्ट्रपति को सलाहकारी राय दे सकता है,
यह मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए विभिन्न रिट जारी, बिल्कुल ये भी सही है, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 226 तो हाई कोर्ट को रिट जारी करने का पावर देता है और 32 देता है सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन यहां से देखो, ये जो ऑप्शन है इसको दोबारा से पढ़िएगा, ये क्या कहना चाह रहा है आपको। ये ऑप्शन कह रहा है कि यह भारत के राष्ट्रपति को सलाहकारी राय दे सकता है। गलत बात है। संविधान का अनुच्छेद 143, संविधान का अनुच्छेद 143 क्या कहता है कि राष्ट्रपति किसी भी राष्ट्रीय महत्व के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, ना कि हाई कोर्ट से। वो सुप्रीम कोर्ट से ही सलाह मांग सकता है और सुप्रीम कोर्ट उसको सलाह दे, उसमें सुप्रीम कोर्ट भी बाध्य नहीं है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दे भी दी तो राष्ट्रपति सलाह माने वो भी बाध्यकारी नहीं है। लेकिन अगर मामला 1950 से पहले का है तो वहां सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए तो बाध्य होगा। लेकिन जो सलाह दी गई है वो राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होता। इसलिए यह सलाह केवल सुप्रीम कोर्ट दे सकता है, हाई कोर्ट नहीं दे सकता। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं यहां से। और ये अगला क्वेश्चन है आपका यहां, अगला क्वेश्चन है आपका यहां, संविधान द्वारा निम्नलिखित में से किनके लिए लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण है। भाई लोकसभा और विधानसभा में जो सीटों का आरक्षण है वो आरक्षण किनको दिया गया है? अनुसूचित जनजातियों को, अन्य पिछड़ा वर्ग को, दिव्यांगजनों को, महिलाओं को। देखो यहां से आरक्षण की अगर बात करें ना तो महिलाओं को आरक्षण तो केवल पंचायती राज में है, केवल पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है सीटों में। दिव्यांगजनों को भी कोई आरक्षण नहीं है, अन्य पिछड़ा वर्ग भी नहीं, अनुसूचित जातियों को है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों को आरक्षण दिया गया है और वो अनुच्छेद भी संविधान का अनुच्छेद है 330। संविधान के अनुच्छेद 330 के अकॉर्डिंग यहाँ एससी और एसटी को लोकसभा में सीटों में क्या दिया गया है? आरक्षण प्रदान किया गया है। इसलिए यहां से इसका जवाब हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन में चले अपन, तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात कर रहा है तो यहां से देखिएगा अनुच्छेद 338 ही हो जाएगा। अनुच्छेद 338 के अंदर ही अनुसूचित जाति की बात है, जबकि अनुच्छेद 338 ए में बात करें ना तो वहां से अनुसूचित जनजाति और ओबीसी पिछड़ा वर्ग इन दोनों के लिए अनुच्छेद 338 ए में उल्लेख किया गया है। यहां से अगर बात करें ना 333, तो अनुच्छेद 333 में क्या कहा? इसमें कहा गया है कि जो विधानसभा है, इन विधानसभाओं में एक आंग्ल भारतीय, एक आंग्ल भारतीय जिसको आप एंग्लो इंडियन कहा करते हो, उसके मनोनीत करने की प्रथा है कि भाई राज्यपाल विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय सदस्य क्या कर सकता है? मनोनीत। लेकिन वर्तमान में तो इस कंडीशन को भी क्या कर दिया, 104वां संशोधन 2020, 104वां संशोधन 2020 के द्वारा इस कंडीशन को भी समाप्त कर दिया। भाई 331 के अकॉर्डिंग तो क्या था, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत करने की प्रथा राष्ट्रपति की हुआ करती थी, और 333 में राज्यपाल को प्रत्येक विधानसभा में अगर वहां रिक्वायरमेंट है आंग्ल भारतीय की तो उसको मनोनीत करने का ऐसा प्रावधान दे रखा था। लेकिन अब तो उसको भी क्या कर दिया, समाप्त कर दिया है। अनुच्छेद 135 भी देखो आंग्ल भारतीयों के बारे में है, और यहां से अगर 336 की मैं बात करूं तो ये भी आंग्ल भारतीयों के बारे में ही कुछ विशेष उपबंधों का उल्लेख है, विशेष उपबंधों का उल्लेख करता है आंग्ल भारतीयों के लिए ही। तो अगले क्वेश्चन में यहां से अपन चले, तो अगला क्वेश्चन है आपका यहां से,
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय प्रश्न काल का एक प्रकार नहीं है। देखो संसदीय प्रश्न काल की बात करें, संसदीय प्रश्न काल का एक प्रकार नहीं है। भारतीय संसद की अपन बात करें दोस्तों, तो भारतीय संसद की जो कार्यवाही जो शुरुआत होती है, कार्यवाही स्टार्ट होती है, ये कार्यवाही का टाइम 11 बजे से स्टार्ट होता है और 11 से लेके जो 12 बजे का टाइम है ये प्रश्न काल कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ये प्रश्न काल कहलाता है। इसी प्रश्न काल के अंदर जो सांसद वगैरह होते हैं वो संबंधित मंत्रियों से उसके डिपार्टमेंट में जो भी मामले हैं उनके संबंधित क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। तो वो प्रश्न काल का समय तो क्या है? 11 से 12 बजे तक का समय है। अब यहाँ पे प्रश्न के मैं प्रकार की बात करूं ना, तो प्रश्न का प्रकार कितना है? 4 प्रकार के प्रश्न होते हैं, जिनमें एक तो क्या है तारांकित प्रश्न, एक क्या है अल्प सूचना प्रश्न, एक क्या है अतारांकित प्रश्न। और इनके अलावा एक प्रश्न कौन सा होता है? एक प्रश्न होता है जो गैर मंत्रियों से पूछा जाने वाला प्रश्न, पूछे जाने वाले प्रश्न, गैर मंत्रियों से पूछे जाने वाले ये सारे क्वेश्चन है वो डिपार्टमेंट से संबंधित जो मंत्री है उनको पूछते हैं। ये क्वेश्चन जो मंत्री नहीं है, सांसद वगैरह है, तो गैर मंत्रियों से पूछे जाने वाले प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ से ये 4 प्रकार के प्रश्न है और ये कह रहा है कि एक प्रकार नहीं है, तो यहाँ से दीर्घ सूचना प्रश्न, कोई प्रश्न का यहाँ से प्रकार नहीं है। इसके बाद में जो टाइम शुरू होता है ना 12 बजे से, इस प्रकार से 12 बजे से जो टाइम शुरू होता है तो 12 से 1 का समय भारतीय संसदीय प्रणाली में शून्य काल का समय कहलाता है। क्या कहलाता है? शून्य काल का समय। दोस्तों ध्यान रखना, विश्व में शून्य काल की जो देन है वो शून्य काल की देन भारत की है। शून्य काल की देन किसकी है? भारत की। और ये शून्य काल भारत में 1962 के अंदर प्रारंभ हुआ। संसदीय प्रणाली हमने ब्रिटेन से अपना रखी है, लेकिन ब्रिटेन के अंदर भी कोई शून्य काल का प्रावधान नहीं है। शून्य काल का सिस्टम केवल भारतीय संविधान की देन है, भारतीय संसदीय प्रणाली की देन है, जो हमने 1962 में शुरू किया है शून्य काल। ठीक है, तो यहां से देखो जो तारांकित प्रश्न होते हैं ना, अगर मैं तारांकित प्रश्न की आपकी सामान्य सी बात बताऊं तो इनका उत्तर जो है वो मौखिक में दिया जाता है। यहां से तुरंत मौखिक में दिया जाता है और तारांकित प्रश्न के ऊपर पूरक प्रश्न पूछा जाता है। भाई अगर मौखिक में होगा, ओरली रूप से बात होगी, तो यहां से तुरंत इनके ऊपर क्या हो जाता है? पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है। ये अल्प सूचना पत्र है, ये भी दोस्तों मौखिक ही होते हैं और इनके ऊपर भी पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बाकी अतारांकित प्रश्न होते हैं ना, ये प्रश्न लिखित में हुआ करते हैं लिखित में होते हैं और इनके ऊपर पूरक प्रश्न नहीं किए जाते हैं। इनके ऊपर पूरक प्रश्न नहीं किए जाते हैं, इनका समय देकर इनका जवाब देना पड़ता है मंत्रियों को। तो यहां से ये तारांकित प्रश्न मौखिक है, प्रश्न पूरक प्रश्न किया जा सकता है। अतारांकित प्रश्न दोस्तों लिखित में होते हैं और पूरक प्रश्न नहीं किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस अनुच्छेद में शामिल मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 21A के समान है? देखो 21A की अपन बात करें ना, तो यहां से आपका 86वां संशोधन 2002 में हुआ। इसके अनुसार एक तो अनुच्छेद जोड़ा गया 21 क, एक यहां से जोड़ा गया 51 क में कौन सा? 11वां मौलिक कर्तव्य। और एक यहां से अनुच्छेद 45 के अंदर भी क सब पॉइंट जोड़ दिया है। तीनों के अंदर बात क्या जोड़ी है? सामूहिक रूप से तीनों में बात जोड़ी है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की। बात निःशुल्क शिक्षा की आती है। यहाँ 21 क के अंदर बच्चे का खुद का एक मौलिक अधिकार है, वो अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकेगा। 51 क में 11वां कर्तव्य जुड़ा, वो जुड़ा अभिभावक का कर्तव्य होगा कि अपने बच्चे को शिक्षा दिलवाए।
यहाँ पे जोड़ा कि राज्य ऐसा प्रयास करेगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को वहां शिक्षा प्राप्त हो सके, तो ये एक नीति निर्देशक तत्व में जोड़ा। तो यहाँ से 51 क में 11वां कर्तव्य हो जाएगा। 11 का मतलब हो गया के, तो यहाँ से हो गया इसका उत्तर क्या, अनुच्छेद 51 में क्या 11वां नंबर कर्तव्य। यहाँ से ये जे मतलब 10 नंबर की बात कर रहा है। 10वां कर्तव्य क्या है, उत्कृष्टता की ओर बढ़ने की बात करता है। यहाँ से 8वें नंबर की बात करता है। 8वां कर्तव्य क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करता है। और यहाँ से बात करता है ये 9 नंबर की। तो यहाँ से आपका 9 नंबर का कौन सा है, यहाँ से आपका 9 नंबर का हो गया कि आपको 9 नंबर का आपका हो गया कि आपको जो एक तो हिंसा नहीं करनी है, संपत्ति की सुरक्षा करनी है, संपत्ति की सुरक्षा करनी है और हिंसा नहीं करनी है, ये कर्तव्य हो गया। यहां से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मौलिक कर्तव्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। संविधान में इनका समावेश, ये गलत हो गया, ये लो यहीं पे, क्योंकि संविधान में ये लिए कहां से हैं, ये रूस से लिए हैं। आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, आगे सारे सही सही निकलेंगे। वे अमेरिका से नहीं, ये रूस से लिए गए हैं। 42वें संशोधन 76 में जोड़ा है। इन ये प्रकृति में गैर न्यायिक है, इनके ऊपर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं होती, गैर न्यायिक है, न्यायिक नहीं है। इनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 51(1) के अंतर्गत किया गया है। तो यहां से इसका उत्तर यही हो गया। अभी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भारत में धर्म के अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। धर्म के अधिकार के बारे में कौन सा सही नहीं है। देखो, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से लेके 28 तक, अधिकार नंबर 4 है। प्रत्येक व्यक्ति को धर्म चुनने और उसके अनुरूप आचरण करने की स्वतंत्रता है, बिल्कुल सही है। जबरन धर्म परिवर्तन करने की स्वतंत्रता, गलत बात है। जबरन धर्म परिवर्तन करने की स्वतंत्रता का कोई यहाँ प्रावधान नहीं, ये गलत हो जाएगा। किसी भी धर्म को अपनाने, उसके अनुरूप आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता सही है। व्यक्ति किसी भी धर्म को चुन सकता है या किसी भी धर्म का पालन न करने का विकल्प चुन सकता है, बिल्कुल उसको जो अच्छा लगे वैसा कर सकता है। और यहां से जबरन धर्म परिवर्तन करने का कोई उल्लेख नहीं है। धर्म परिवर्तन खुद कर सकता है, स्वयं कर सकता है। अनुच्छेद 25 में ये आपको अंतःकरण की स्वतंत्रता दे रखी है। तो यहां से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। यहाँ निम्नलिखित में से किसके पास भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण करने का अधिकार है। ये कह रहा है कि अगर कोई हाई कोर्ट है, उस हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश हैं, उन्हें न्यायाधीशों को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में स्थानांतरण करने का जो प्रावधान है, वो भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके कौन उनका स्थानांतरण कर सकता है। तो कौन कर सकता है, राष्ट्रपति। और ये संविधान का अनुच्छेद 222 में है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के स्थानांतरण की बात अनुच्छेद 222 में आती है दोस्तों। अगले क्वेश्चन में बात करें, अगला क्वेश्चन है यहाँ से आपके सामने, ये लास्ट क्वेश्चन था भाई। और ये आज की आपकी टॉप एमसीक्यूज की क्लास यहीं समाप्त होती है। और आप अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।